हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे और आपके इस प्यारे चैनल फिजिक्स एम्बेसडर पर। दोस्तों, अभी तक क्लास 9th के हमने दो चैप्टर पढ़े हैं। उसमें पहला चैप्टर था हमारा मोशन और सेकंड चैप्टर था फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ग्रेविटेशन। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी मेनी टॉपिक्स लाइक pressure, mass, thrust, weight, Archimedes principle, law of flotation, and the most important, Newton's universal law of gravitation. So let's start. आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशन से। बच्चों, आपको पता है कि हर बॉडी जिसके पास मास होता है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अगर उसके पास भी मास हो। मीन्स दो बॉडी जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, है ना। ये बात कैसे दिमाग में आई? आपको पता है कि सर आइजैक न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर से एप्पल गिरा। उन्होंने सोचा ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, और इसके ऊपर उन्होंने खूब सारी स्टडी की। स्टडी करने के बाद हमें लफड़े में फंसा दिया, है ना। और अब लफड़े में फंसा ही दिया है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो he observed कि why this apple falls down, ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ताज्जुब तो जब होता जब एप्पल नीचे से ऊपर गिरता, पर ऐसा नहीं हुआ। देखो, ये कहानी है, इसके पीछे ये जो ग्रेविटेशन है इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। इनसे पहले की कहानी है। गैलीलियो ने काफ़ी पहले से इस पर रिसर्च स्टार्ट कर दी थी। फिर न्यूटन ने उसको उस स्टडी को फर्दर बढ़ा के कुछ लॉज और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में बहुत ही सिंपल हो गई। आपको पता है कि इस ग्रेविटेशन से बहुत सारी चीज़ें में काम में आती हैं, हमें बहुत चीज़ें समझ में आती हैं। आपको पता है कि हमारी अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है। कैसे घूम रही है? कोई ना कोई फोर्स होगा जो उसको लगातार उस पाथ पर बांध के रखा है। मान लो हमारा ये सन है और सन के चारों तरफ ये हमारे जो ऑर्बिट्स हैं बहुत सारे, है ना, प्लैनेट्स। मान लो यहाँ कहीं अर्थ है, अब अर्थ भी यहाँ पर घूम रही है। ये अर्थ लगातार गिर क्यों घूम रही है, कैसे घूम रही है? इसका मतलब यहाँ पर कोई अट्रैक्शन का फोर्स होगा। वो अट्रैक्शन का फोर्स कहाँ से आया होगा? कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी इनके पास, ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इनको अट्रैक्ट करने का काम कर रही होगी। तो वो भी इसी लॉ से डिफाइंड होता है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि भाई सन के पास भी क्या है? मास है। इसके पास भी क्या है? मास है। और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी इसके आसपास कैसे घूमता है? अगर देखो, इसके लिए ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, ये अट्रैक्शन का फोर्स। अगर ये फोर्स नहीं तो घूमते नहीं। आप इमेजिन करो कि आप एक कोई थ्रेड ले लो और उस थ्रेड के कोने पे, मतलब एक एंड पे कोई एक स्टोन मान लो और उसको घुमाओ, सट 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 सट, और घुमाने के बाद आप एट रैंडम उसको छोड़ दो, तो क्या वो घूमता रहेगा? नहीं, वो सीधा जिधर आप छोड़ोगे, मान लो कि वो जब जो स्टोन घूम रहा था वो मान लो इस पॉइंट पे आ गया और आपने यहाँ पे एकदम आके यहाँ से आपके हाथ में जो ये थ्रेड पकड़े हुए थे इसको आपने छोड़ दिया। छोड़ते क्या होगा? अगर यहाँ छोड़ो तो ये इसी डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ छोड़ दोगे तो ये ऐसा घूम रहा था, इधर ही भाग जाएगा। आपने देखा होगा कभी कि ऐसे घुमाओ और उसको फील करो, इमेजिन करो कि उसको ऐसे घुमाया और छोड़ दिया, एक डायरेक्शन में सीधा चला जाएगा। वो छोड़ते क्यों भाग गया वो? क्योंकि वहां पर ये जो फोर्स था, ये घुमाने का, ये जो अट्रैक्शन का फोर्स था, ये जो थ्रेड में टेंशन का फोर्स था वो नहीं था। और यहाँ तो कोई ऐसी रस्सी बंधी हुई नहीं है, फिर भी ये चारों तरफ इसके घूम रहा है। सॉरी, चारों तरफ इसके ये घूम रहा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फोर्स होगा, और वो फोर्स होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। हमारे नेचर में फंडामेंटली 4 फोर्सेस होते हैं, जिसमें एक फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशन का, एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना, और बाकी होता है एक वीक न्यूक्लियर और एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। फिलहाल हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? ग्रेविटेशन। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं जो हमारे नेचर में पाए जाते हैं। जो भी फोर्सेस है वो कहीं ना कहीं इनका ही कोई ना कोई एक फॉर्म होता है। तो आपको इसमें यहाँ जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? इन दोनों के मासेस की वजह से। और इसी चीज को स्टडी किया न्यूटन ने, और उन्होंने एक हमें लॉ दिया कि भाई हर बॉडी यूनिवर्स में जिसके पास मास होता है वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। कितना प्यारा वर्ड है ना, आकर्षित करती है। तो आकर्षित करती है ना, अट्रैक्ट करती है। और इसी को उन्होंने हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के रूप में
दे दिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशन की तो या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, तो ये अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा बच्चों कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attract each other if they have masses। अगर उनके पास मास होगा तो अपने को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस फिनोमिनन इज नोन एज ग्रेविटेशन। ये जो चमत्कार है इसे क्या कहते हैं हम? ग्रेविटेशन। तो हर बॉडी जो भी यूनिवर्स में जिनके पास मास होता है वो अपनी तरफ दूसरी बॉडी खींचते हैं। ऐसे हम बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं कि कैसे बारिश होती है तो वो जमीन पे गिरती है, एटमॉस्फेयर कैसे होल्ड है हमारे अर्थ के चारों तरफ, कैसे एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा है इस फोर्स ने, प्लेनेट कैसे राउंड करते हैं, मैंने बताया भी आपको कैसे घूमते हैं, कोई वहाँ पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो प्लेनेट भागते भागते कहीं निकल जाता है ना। फिर अभी दूसरे ग्रह ढूंढ रहे हैं, फिर अर्थ वाले कुछ और ढूंढ रहे होते, पता चलिए हम कहाँ गए ये ढूंढ रहे होते हैं ना, हम कहाँ पहुँच गए। ठीक है ना, जिंदगी की तलाश में कहाँ से कहाँ पहुँच गए, है ना। तो डेट इज व्हाट वी नो एज ग्रेविटेशन। अब हम बात करते हैं उस मेन लॉ की जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा चुका था, उसको हम लिखते हैं। न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, every object in the universe attracts other objects with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them and direction of this force is in the line of joining their centers। लंबी सी थ्योरी लिख दी है, इसका मतलब भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है जो कि उनकी मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मास का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा, दूरी उनके बीच की जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ही कम। मतलब पास है तो फोर्स ज़्यादा और दूरी है तो फोर्स कम। तो फोर्स के जो उनकी बीच की डिस्टेंस है उसके तो इनवर्सली है। इनवर्सली मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो फोर्स कम होता जाएगा। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। अब
ये फोर्स, इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल रूप में देखते हैं, इसको आप पॉज करके नोट कर ले। मान लो हमारे पास दो बॉडी है, लेट टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are placed at a distance of r from each other. Then, according to universal law of gravitation, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? फोर्स इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। हमको पता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, तो F प्रोपोर्शनल m1 एंड m2। देखा है कि उनके प्रोडक्ट जो मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सेकंड, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या लिखेंगे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये मिली हमें इक्वेशन फर्स्ट और ये मिली इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन में आया आपको कि जो मास है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम कंबाइन करेंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है F प्रोपोर्शनल m1 m2 and F proportional 1 by r square. On combining equation first and second, what happens? F proportional m1 m2 by r square, तो क्या हो जाएगा? ये कंबाइन कर दिया हमने, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, तो दिस इज F इक्वल टू gm1 m2 बटे आर स्क्वायर। हम जानते हैं जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो कांस्टेंट आता है एंड दैट कांस्टेंट इज g, और दिस g हियर g इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आएगी आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन आया F इक्वल टू gm1 m2 बटे आर स्क्वायर। तो मतलब जो फोर्स है वो देखो उनके मास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या सिग्निफिकेंस इसका? जितना ज़्यादा फोर्स का जो बॉडी उनका मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा, उनके बीच की डिस्टेंस इतनी कम होगी उतना ही ये फोर्स कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स कम हो जाएगा। अब ये वैलिड कहाँ है? मोस्टली वैलिड होता है जो हैवी बॉडीज पे, है ना। देखो जैसे मान लो कोई चीज़ है वो आपस में चिपकती क्यों नहीं है? ये मान कर मास है, ये बोर्ड है, इसके पास ही मास है, दोनों एक दूसरे से चिपक क्यों नहीं जाते भाई? अट्रैक्शन तो फोर्स इनके बीच में भी है ना। अरे है ना भाई, बोलो है। क्योंकि अट्रैक्शन का फोर्स तो हर ऑब्जेक्ट में काम करेगा ही, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह काम करेगा ये। अब ये क्यों नहीं इसी तरफ अट्रैक्ट होकर भाग जाता है? आप रेस्टोरेंट में गए,
सूप मंगाया, दो पड़ोसी बैठ गए, दो आपस में दोस्त बैठ गए, वेटर सूप लेके आया, उसने प्लेट वैसे ही सूप को रखा टेल पे, वो एक दूसरे का अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए, वाटर टॉप के पटाख फैल गए दोनों, आपके कपड़े खराब हो गए। पर ऐसा रियल लाइफ में होता है क्या? नहीं। क्या वहां अट्रैक्शन का काम वो नहीं होता है? बिल्कुल होता है। पर ध्यान से देखो एक चीज, मैं आपको फील कराता हूं उसका। F इक्वल टू जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। अब आप मास, आपकी प्याली कितनी, आपका जो सूप का कप है कितना होगा बाउल, मान लो कितना ही मान लो तो 100 ग्राम का होगा। मैं कहता हूँ चलो 1 किलो का है, लेट इट भी 1 kg, इसको 1 kg मान लो, और डिस्टेंस के बीच की बहुत पास है, मान लो 30 सेंटीमीटर है। अब ये सोचो आपकी कितने भी कैलकुलेशन कर लो, ये पावर 10 की पावर माइनस में आएगी। 10 की पावर माइनस का मतलब बहुत छोटा या बहुत बड़ा? बहुत छोटा, इतना छोटा कि वो फील ही नहीं होगा कि ऐसा कोई फोर्स है ना, इतना फील ही नहीं होगा कि ऐसा कोई फोर्स है। तो इस वजह से फोर्स वहां पे भी एक्टिवेट होता है, पर वो फोर्स की वैल्यू इतनी कम होती है कि वो हमें फील दिखाई नहीं देता या फिर फील नहीं होता, ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाते। क्यों अट्रैक्ट क्यों होंगे? अब भाई सीधी सी बात है, वो प्याली कहाँ रखी है, मान लो ये रही वो बाउल्स, ये रही वो टेबल्स, अब इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इस पूरे को अट्रैक्ट कर रखा है यहाँ पर नीचे अर्थ। अब अर्थ कितनी बड़ी है ये सोचो आप, अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ फोर्स ज्यादा लगाएगी कि ये आपस में फोर्स ज्यादा लगाएंगे? मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े हुए सर खटाक आके हम लोग भिड़ गए, है ना, एक दूसरे से कोलाइड करके, नहीं करते ना। क्यों? क्योंकि नीचे अर्थ है, एंड अर्थ इज सो मच लार्ज। अर्थ इतनी बड़ी है कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होगा, क्योंकि ये मास पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तुम्हारा मास इतू सा, हमारा मास इतू सा, किसके सामने? अर्थ के सामने। दोनों खड़े रहो आराम से, क्योंकि अर्थ में खींचे तो हम एक दूसरे पर, हमारा फोर्स कितना नेग्लिजिबल हो जाएगा उसके कंपेरिजन में। अर्थ बहुत ज्यादा बड़ी फोर्स खींच रही है, और इनके फोर्स में देखो -3, यहाँ पे कितनी वैल्यू रखोगे आप? यहाँ 100 कर लो, यहाँ 100 कर लो, तब भी फोर्स बहुत छोटा रहेगा। यहाँ 500 कर लो, यहाँ 500 कर लो, तब भी 10⁻11 की पावर का है। 10⁻11 मतलब बहुत ज्यादा छोटा फोर्स। इसलिए हमें इन चीजों में आपस में फोर्स फील नहीं होता या हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनकी कंपेयर दूसरी चीजों का फोर्स ज्यादा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये इतना छोटा फोर्स है कि हमें ये दिखाई नहीं देता आपस में छोटी छोटी चीजों के लिए। ठीक है, अब इसकी मैं अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सबसे पहले बात करता हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? आप जानते हो पहला कि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है मासेस पे डिपेंड, मास पे डिपेंड करता है। किसके मास? बॉडी की। दूसरी बात करूं तो एक सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ये यहां पर है, ये यहां पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो फोर्स इस बॉडी के, ये जो डिस्टेंस ली जाएगी वो इसके सेंटर से और इसके सेंटर के बीच से ली जाएगी, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? फोर्स ऐसी होगी, ये इसको इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा और m1 इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये यहाँ पर होगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2, यहाँ होगा हमारा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो ये सेंट्रल फोर्स क्यों? क्योंकि सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है इन दोनों के बीच बॉडी की लाइन जॉइनिंग, जो उनके सेंटर को लाइन जोड़ती है उस लाइन पर काम करता है ये। ठीक है, मास पे काम करता है और किस पे काम करता है ये? हाँ, सेंट्रल फोर्स होता है एक तरीके से। ठीक है, ये एक बहुत ही वीक फोर्स है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? केवल हैवी बॉडीज पर, हैवी बॉडीज पर ही वर्क करता है ये। ठीक है, इससे हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये सारी, ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनसे हम क्या क्या चीजें या इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? देखो, हम इसमें क्या लिख सकते हैं, किस किस पे डिपेंड करता है?
ऑल द प्लेनेटरी मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। रेनफॉल, फ्लो ऑफ रिवर्स, ये भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से। रेनफॉल होती है नीचे, क्यों? ग्रेविटेशन फोर्स उसको ऊपर नीचे से खींचता है ना। एटमॉस्फेयर होल्ड है, ये अर्थ है हमारी, और इसके साथ एटमॉस्फेयर होल्ड है, क्यों? इस पे कुछ ना कुछ फोर्स ग्रेविटेशन का काम कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एटमॉस्फेयर होल्ड है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स की, और कुछ एक्सप्लेनेशन कैसे कैसे एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आपको क्या याद रखना है कि भाई दो बॉडी जिनके बीच का, और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या किया, जो अपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटी वहाँ पर आपको एक ऐसा डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में ये बताता है कि हर बॉडी जिसके पास मास होता है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कि उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनकी बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। आप याद रखेंगे, फोर्स कोई भी हो यूनिट तो न्यूटन ही होनी है। तो ये था हमारा आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशन फोर्स का। बाकी की बातें अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।